अरे बच्चों, हैप्पी नाग पंचमी आप सभी को। नाग पंचमी पर गाना गा दिया जाएगा। चलो देखते हैं। माई महामाई काण काण में समाई तू पुराई दे तुना। माई महामाई काण काण में समाई तू पुराई दे तुना। मोरी मान की मुरादिया पुराई दे तुना। सदगित संभवा विसुनत सूल धरणी। सर्व मंत्र माई सत्यनंद तू स्वरूपणी। सदगित संभवा विसुनत सूल धरणी। सर्व मंत्र माई सत्यनंद तू स्वरूपणी। स्वर का सजाव स्वर साज सरसाव तू सजाई दे तुना। मोरे मान की मुरादिया सजाई दे तुना। वेलकम टू आरजीएस वाला। आज की क्लास होगी मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन की लगभग सारी क्लासेस समाप्त हो गई हैं। आज की क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप जाओगे तो इसकी सबसे सिंपल परिभाषा है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित होता है, तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यानी प्रकाश जब भी प्रवेश करता है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। जैसे जब सूर्य से प्रकाश चलता है, जब सूर्य से प्रकाश चलता है तो हवा में प्रकाश होता है। प्रकाश कहाँ होता है? हवा में। तो जैसे हवा से कमरे में प्रवेश करता है तो कमरे में वगैरह कांच वगैरह खिड़की वगैरह लगी है, तो खिड़की से होकर अगर प्रवेश कर रहा है अंदर तो एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जा रहा है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसी को अपवर्तन कहते हैं। तो वहां पर कौन सी घटना घटित होती है? अपवर्तन होती है। जैसे आप देखे होंगे कि जल वगैरह में प्रकाश जब जल में प्रवेश करता है लगभग 200 मीटर गहराई तक जाता है। कितना? 200 मीटर की गहराई तक जा रहा है। अगर तो जल में अगर जा रहा है तो ऊपर का माध्यम हवा है, नीचे का माध्यम क्या है? जल। तो माध्यम दोनों का क्या है? चेंज है। तो माध्यम जब चेंज होता है तभी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, मतलब जिनमें हम अपना चेहरा देखें तो आर पार नजर आए, जिनमें हम अपना चेहरा देखें तो आर पार नजर आता है, उसे पारदर्शी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारदर्शी। जैसे जल वगैरह में आप झांकोगे तो जल के नीचे कुछ दूर तक देख पाओगे कि कहाँ कौन कंकड़ वगैरह कैसे है। जहां तक अगर कम सतह उसकी कम गहरी होगी आसानी से दिखाई देता है, सतह ज्यादा गहरी होगी तो कम समझ में आता है। तो जब जैसे ऐसे मतलब कोई भी चीज, कांच वगैरह ट्रांसपेरेंट कांच होता है, ट्रांसपेरेंट कांच को रख दिया जाए तो आप देखोगे तो आपका मतलब आर पार नजर आएगा, इस पार से देखोगे उस पार वाली चीजें नजर आती रहेंगी, आपका मतलब रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, रिफ्लेक्शन ऑलरेडी सॉरी रिफ्लेक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन समाप्त हो गया जिसमें प्रवर्तित होकर, जिसे आप देखते थे आपका चेहरा प्रवर्तित होकर आपको दिखाई देता था, वो रिफ्लेक्शन था। क्या था? रिफ्लेक्शन, प्रवर्तन। लेकिन आज का टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन। इसमें आर पार ढह जाएगा उस पार सीधा, समझ ना, ढकेल दिया जाए। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित होता है, तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि अगर ऊपर का माध्यम हवा है और नीचे का माध्यम कांच है, तो प्रकाश हवा से कांच में जा रहा है तो हवा हवा जो है वो विरल है। विरल मतलब विरल माध्यम, ऐसे हाथ डालोगे हवा में चला जाएगा, कांच में हाथ डालोगे तो नहीं जाएगा। तो नीचे का माध्यम क्या है? सघन। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई चीज जाता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है मतलब मजबूत की ओर से मतलब कमजोर की ओर से मजबूत की ओर जा रहा है। जब कोई चीज कमजोर से मजबूत पार्ट में जा रहा है तो अविलंब की ओर झुक जाता है। अविलंब की ओर क्या होता है? झुक जाता है। जैसे बोर्ड पर चित्र देख लीजिए, दिया गया है, हम इसमें एक किरण रेखा खींच दिए हैं, इस पर अविलंब बना दिए गए बीचों बीच में। इसके बाद अविलंब के चीज देखिए, एक आपतित किरण आ रही है। जैसे ही आपतित किरण आती है और दर्पण से यहाँ टकराती है, टकराने के पश्चात यह देखिए, टकराने के पश्चात जैसे ही ट्रांसपेरेंट चीज से टकराती है, टकराने के पश्चात यह नीचे की ओर ढह जाती है। नीचे की ओर क्या होती है? ढलक जाती है। अब देखिए इसका रिफ्लेक्शन हुआ? नहीं हुआ। क्यों? नीचे की ओर कलाई नहीं किया गया है। अगर नीचे की ओर इस कांच में कलाई कर दिया जाए तो इसका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ क्या है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी, टकराने के पश्चात अविलंब की ओर या तो झुक जाएगी या तो अविलंब से दूर हट जाएगी। ये डिपेंड करता है नीचे का माध्यम। नीचे का माध्यम मजबूत है तो अपनी ओर खींच लेगा, अगर नीचे का माध्यम कमजोर है तो अपने से दूर ढकेल देगा। हकीकत में इस किरण को ऐसे आना था जैसे डाट डाट रेखा जो गई है इस पर आना चाहिए था,
लेकिन इस पर नहीं आया क्योंकि माध्यम नीचे का क्या था, कांच। नीचे का माध्यम क्या है, कांच। ये सिंबल आप कांच है, ये सिंबल बना दिए नॉर्मली आपका। तो ये कांच का सिंबल है, तो मजबूत है, मजबूत है तो अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। प्रकाश किरण आई लेकिन अभिलंब की ओर झुक गई। आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली किरण को हम कौन सी किरण कहते हैं, आपतित किरण। और निकल कर झुकने वाली किरण को कौन सी किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण और कौन सी किरण हो गई, अपवर्तित किरण। इसका सेकंड चित्र बनेगा जब माध्यम ऊपर का सघन होगा और नीचे का माध्यम क्या होगा, विरल होगा। देख लीजिए आपका विलंब बन गया, बीचों बीच में से ठोस दीजिए। उसके बाद देखिए जैसे ही आपकी प्रकाश किरण आती है, आपतित किरण आई, टकराई, टकराने के पश्चात हकीकत में इसको यहाँ आना चाहिए था, हकीकत में इसको ऐसे चला आना चाहिए था, लेकिन नीचे का माध्यम विरल है, क्या होगा, विलंब से दूर हट गई। अभिलंब से क्या हट गई, दूर। अभिलंब से क्या हट गई, दूर हट गई। क्यों हट गई, क्योंकि नीचे वायु है, नीचे क्या है, वायु। जैसे यहाँ पर क्या था, ऊपर वायु और नीचे क्या था, कांच। अब यहाँ ऊपर हम बना देते हैं, मान लीजिए कांच, ऊपर वाला माध्यम क्या है, कांच। ऊपर मजबूत है, मजबूत से कमजोर की ओर आया तो अपनी मनमानी चला जाएगा। जैसे आप ही समझ लीजिए, अगर आप कमजोर हो, घर में आपके पिताजी हैं, आप घर में मतलब छोटे लड़के हो, जैसे ही आप बुलाएंगे आपके पिताजी तो आप तुरंत उनकी ओर मुड़ जाओगे, क्योंकि आपके पिताजी मजबूत टाइप के हैं। लेकिन अब वहीं पर आपका छोटा भाई होगा, अगर वो बुलाए कि भैया, तो गलत उसको डांट कर मतलब बगल हो जाओगे, इस टाइप समझ लीजिए। मजबूत रहेगा नीचे का माध्यम तो अभिलंब की ओर झुक जाना होता है, वहां पर आपको झुक जाना होता है। और अगर नीचे वाला माध्यम कमजोर है तो आप नहीं झुकते। आप ऐसे ही देख लीजिए, अगर आपसे कोई बड़ा मिल जाता होगा तो आप प्रणाम नमस्ते करते हो, वहां झुक जाते हो। और आपसे अगर कमजोर कोई मिलता है फिर आप प्रणाम नमस्ते वगैरह नहीं करते हो। ऐसे समझ लीजिए, कुछ समझ में आया? तो आप देखो, प्रकाश एक माध्यम से जैसे दूसरे माध्यम जा रहा है, हकीकत में इसे यहाँ आना चाहिए, इसे डाट डाट रेखा जो बन रही है, हकीकत में इसे यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ ना आकर अभिलंब से थोड़ा क्या हो गया, दूर हो गया। आपका अभिलंब है, इससे दूर हो गया। ये आपकी आपतित किरण हो गई, ये आपकी अपवर्तित किरण। कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। तो ये आपकी आपतित किरण बन गई और ये आपकी क्या बन गई, अपवर्तित किरण। ये ऊपर वाला माध्यम आपका कांच है और नीचे का माध्यम आपका क्या है, वायु। अभिलंब आपका बन ही गया, माध्यम आपका N1, माध्यम आपका N2। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या हो जा रहा है, विचलित हो जा रहा है। या तो अभिलंब की ओर झुक जा रहा है, या तो अभिलंब से दूर हट जा रहा है। या तो अभिलंब की ओर झुक जा रहा है, या तो अभिलंब से दूर हट जा रहा है। यहाँ पर कंफ्यूजन का सब्जेक्ट सिर्फ 2 पॉइंट बनता है, विरल और सघन। जैसे यहाँ पर देखिए हवा है, यहाँ पर क्या है, हवा। तो जहां हवा होता है वहां पर हाथ वगैरह या कोई भी चीज आसानी से चली जाती है, चली जाती है। जहां पर ऐसा माध्यम होता है उसे विरल माध्यम कहा जाता है। कौन सा माध्यम कहा जाता है, विरल माध्यम। कांच को सघन है, कांच घना होता है, इसको कौन सा माध्यम कहा जाएगा, सघन माध्यम। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, हम इसकी परिभाषा दूसरी बना सकते हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। अब वही प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, सघन माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है, विरल माध्यम में जाता है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो प्रकाश अभिलंब से दूर हट जाता है। अभिलंब से कहां जा रहा है, दूर हट जा रहा है। इस प्रकार समझ लीजिए कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाता है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में आने पर अभिलंब से दूर हट जाता है ऑटोमेटिक। ये आपके प्रकाश के अपवर्तन परिभाषा थी और उससे जुड़ी 2 चित्र थे। समझ में आ गया? चलो देखो, इसके बाद आगे टॉपिक आपका बन जाएगा इसके और इसके बीच में, ध्यान रखना, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक एंगल बनता है जिसका नाम है आई, जिसका नाम क्या होगा, आई। और इसके और इसके बीच में एक कोण बनता है जिसका नाम क्या होगा, आर। तो आई और आर, आई और आर 2 एंगल बन जाएंगे, आई और आर के बन जाएंगे, इसके 2 एंगल बन जाएंगे। देख लीजिए, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, आप कंप्लीट कर दो। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो विलंब की ओर झुक जाता है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो विलंब की ओर झुक जाता है, और जब सघन माध्यम से विरल में आता है तो विलंब से दूर हट जाता है। अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। इस प्रकार प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित। और विचलन होने की यही प्रक्रिया प्रकाश का क्या कहलाती है, अपवर्तन। विचलित होने की यही प्रक्रिया प्रकाश का क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। अगर कंप्लीट कर लिए हो इतना पूरा तो नीचे फिर नोट वगैरह लिखवा दें। कंप्लीट मिटा दिया जाए, मिटा दें। चलो देखते हैं, नोट नंबर 1 में लिखो। देखो, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है,
सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम से प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो N2 is less than N1, N2 is less than N1, मतलब साइन आई पांच साइन आर बराबर साइन आई पांच साइन आर बराबर N2 बाई N1, N2 बाई N1, इसका इज ग्रेटर देन 1, इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1, मतलब साइन आई आपका जो होगा ऐसी सिचुएशन में साइन आई इज ग्रेटर देन सॉरी इज लेस देन साइन आर, साइन आई इज लेस देन साइन आर, साइन आई इज लेस देन साइन आर, यानी कह सकते हो इस सिचुएशन में आपका जो आर है वो बड़ा है किससे, एक से। इस सिचुएशन में जो आपका आर है किससे बड़ा है, एक से। ऐसी स्थिति में अभिलंब से दूर हट जाती है, ऐसी स्थिति में किरण क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। जब आर आपका क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो किरण होती है अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर प्रवेश करती है। तो आप लिख सकते हो किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ऐसी स्थिति में किरण क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ऐसी सिचुएशन में किरण अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। कंप्लीट, बहुत अच्छे बच्चे। चलो लिखो आगे नेक्स्ट, नोट नंबर 2। यदि प्रकाश किरण विरल विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। नोट नंबर 1 कंप्लीट कर लिए, लिख लीजिए। जब ऐसी सिचुएशन बनती है जो माध्यम आपका N2 होता है वो छोटा होता है किसकी अपेक्षा, N1 की अपेक्षा। N1 क्या होता है, बड़ा हो जाता है, N2 क्या हो जाता है आपका छोटा, क्योंकि नीचे का माध्यम क्या हो जाता है, छोटा। नीचे का माध्यम N2 है, नीचे का माध्यम कमजोर हो जाता है, ऊपर का माध्यम क्या होता है, मजबूत। N1 मजबूत हो गया, तो साइन आई पांच साइन आर बराबर N2 बटे N1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इज लेस देन 1। तो साइन आई इज लेस सॉरी साइन आई इज लेस देन साइन आर। ऐसी सिचुएशन में जो आर होता है वो क्या होता है, इज ग्रेटर देन 1, तो किरण अभिलंब से क्या हट जाती है, दूर हट जाती है। ऐसी सिचुएशन अगर कैलकुलेशन ऐसा होता है, कैलकुलेशन यदि ऐसा दिखेगा, ध्यान रखना, यदि कैलकुलेशन की स्थिति ऐसा होगा तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो किरण आई है वो अभिलंब से कहां चली गई, दूर। अगर आप इस तरह नहीं तैयार कर पा रहे हो तो इस चीज से तैयार कर लेना, इस सघन माध्यम से हम विरल माध्यम में जा रहे हैं। जब कोई चीज सघन माध्यम से विरल, जब पापा घर की ओर आएंगे, जब पापा बाहर से घर की ओर आएंगे तो पापा सघन माध्यम है, घर के बच्चे कौन माध्यम है, विरल माध्यम है। जब पापा घर की ओर आएंगे तो जो लड़का वगैरह रहेगा, कुर्सी उर्सी जो भी बैठे रहेगा, तुरंत छोड़कर दूर हट जाएगा, हट जाएगा, वहां बैठने के लिए दे देगा, क्योंकि पापा कौन से माध्यम है, सघन माध्यम। जैसे ही माध्यम से प्रवेश करेंगे उनको कोई रोक पाएगा, घर वगैरह में डायरेक्टली प्रवेश कर जाएंगे। तो वैसे जब कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में चीज जाती है तो विलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। इसी का ठीक उल्टा नोट नंबर 2 देख लीजिए, इसी का ठीक उल्टा नोट नंबर 2। जब प्रकाश किरण, यहां लिख दीजिए विरल माध्यम, इसी बना देते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। विरल माध्यम से कहां जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है, N2 इज ग्रेटर देन N1, N2 इज ग्रेटर देन N1। तो साइन आई पांच साइन आर बराबर N2 बटे N1 इज ग्रेटर देन 1, इज ग्रेटर देन 1, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। ऐसी सिचुएशन लिख सकते हो, आर जो है वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, एक से। तो अभिलंब से दूर हटेगी, कभी नहीं, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। कंडीशन नंबर 2, अभिलंब की ओर क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। इस प्रकार प्रकाश किरण क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये लीजिए, इस प्रकार प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, इस प्रकार प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। देख लीजिए, काज ऑफ रिफ्लेक्शन, इस प्रकार प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। कंप्लीट कर लीजिए स्लोली स्लोली।
लिख लीजिए फिर समझ लो, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो कंडीशन कुछ ऐसा हो जाती है। समझ गया, इस प्रकार से कंप्लीट कर लीजिए। चलो चलो तो लिखिए प्यारे बच्चों, मिटा दिए जाए। चलो देखते हैं। अगला टॉपिक आपको हो जाएगा अपवर्तन के नियम। यही पढ़ते हैं हम क्या, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, हेडिंग बना दो, अपवर्तन के नियम। अंग्रेजी में इसे कहेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। अपवर्तन के मुख्यतः कितने नियम हैं? मुख्यतः कितने नियम हैं? अपवर्तन के मुख्यतः कितने नियम प्यारे बच्चों? दो नियम। अपवर्तन के मुख्यतः कितने नियम हैं? दो नियम है। देखिए अपवर्तन की मुख्यतः कितने नियम हैं? दो नियम है। देखिए नंबर एक, प्रथम नियम, हेडिंग बना लो प्रथम नियम। हेडिंग बना लो नंबर एक, प्रथम नियम। अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम है, पॉइंट बना लो प्रथम नियम। पॉइंट क्या बना लो? प्रथम नियम लिखो। आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है भैया, तीनों एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम लिखो। अपवर्तन के द्वितीय नियम किन्हीं दो माध्यमों के लिए लिखो, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या साइन, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात का, तथा आपतन कोण की ज्या मतलब साइन तथा अपवर्तन कोण तथा अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण आर की ज्या, ज्या मतलब साइन, ज्या ज्या मतलब साइन का एक नियतांक, का अनुपात एक नियतांक होता है, का अनुपात, का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता, एक नियतांक होता है। लिख सकते हो साइन आई 5 साइन आर बराबर साइन आई 5 साइन आर बराबर नियतांक।
यानी यन। साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक मीन्स यन। साइन आई अपान साइन आर मतलब नियतांक साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक यन। कंप्लीट, इतना कंप्लीट कर लो। नीचे एक नोट लिखवा दिया जाए, फिर से समझ लेते हैं। अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। अपवर्तन के मुख्यतः कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। अपवर्तन के मुख्यतः कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम और द्वितीय नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण। आपतित किरण आई थी, अपवर्तित नीचे की ओर चली गई। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर दोनों किरण और अभिलंब मिले थे, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों किस तल में होते हैं? एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम था, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यम, माध्यम 1 और माध्यम 2, n1 और n2, सरल एंड सघन, विरल और सघन, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू नियतांक साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक n। इस परिभाषा को, द्वितीय नियम को पूरी डिफिनेशन मतलब लैंग्वेज में हम इसलिए लिखे क्योंकि इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। आपसे पूछता है कि स्नेल का नियम क्या है, तो आप इसी के नीचे एक नोट लिख लीजिए। नियम नंबर 2 के नीचे, नियम नंबर 2 के नीचे का नोट लिख दो। इस नियम को, नियम नंबर 2 को, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। देख लीजिए, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। समझ में आ गया? इस नियम को क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। समझिए, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को किसका नियम कहा जाता है? स्नेल का नियम कहा जाता है। कंप्लीट, मिटा दिया जाए, नोट कर लीजिए। अब अगली हेडिंग बना लो आप लोग। अगले नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए, जिसका टॉपिक का नाम होगा प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। क्या होगा? प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश का उत्क्रमणीयता, प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बना लो, टॉपिक हेडिंग है प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे, देख लीजिए पसीना बार बार हो रहा है। प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहा भी गया है, पानी से जो नहाएगा लिबास बदलेगा और पसीने से जो नहाएगा इतिहास बदलेगा। प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, तो ये प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। इसमें लिखिए बच्चा, यदि विभिन्न माध्यमों में होकर जाने वाली प्रकाश किरण, यदि विभिन्न माध्यमों में होकर जाने वाली प्रकाश किरण, लिख सकते हो, यदि विभिन्न माध्यमों में होकर जाने वाली प्रकाश किरण, यदि विभिन्न माध्यमों में होकर जाने वाली प्रकाश किरण, विभिन्न माध्यमों में होकर जाने वाली प्रकाश किरण, होकर जाने वाली प्रकाश किरण, यदि विभिन्न माध्यमों में होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तित होकर जाने वाली होकर जाने वाली प्रकाश की अपवर्तित किरण को वापस भेजा जाए, होकर जाने वाली प्रकाश किरण को वापस भेजा जाए, होकर जाने वाली प्रकाश किरण को वापस भेजा जाए, होकर जाने वाली प्रकाश किरण को वापस भेजा जाए, तो उसी पथ पर चलकर वापस आ जाएगी। तो उसी पथ पर चलकर मतलब पहले माध्यम में पहुंच जाएगी, उसी पथ पर चलकर पहले माध्यम में पहुंच जाती है। उसी पथ पर चलकर, उसी पथ पर चलकर, उसी
पथ पर चलकर वापस आ जाती है। कैसे आ जाती है? वापस आ जाती है, आ जाती है, वापस आ जाती है। इस घटना को प्रकाश के उत्क्रमिता का सिद्धांत कहते हैं। वापस आ जाती है तो इसी घटना को प्रकाश का उत्क्रमिता का सिद्धांत कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश के उत्क्रमिता का सिद्धांत कहते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कोई एक माध्यम ऐसे रहा होगा और इस माध्यम में कोई प्रकाश किरण ऐसे आई नहीं होगी, कोई प्रकाश किरण ऐसे क्या नहीं होगी, आई नहीं होगी। तो मान लीजिए इस माध्यम को हम ऐसे बंद कर देते हैं अभी, और नीचे एक ऐसे मतलब दर्पण लगाकर उसको कलई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कलई कर देते हैं। तो प्रकाश किरण आई तो आती तो रहती है, ऐसे आती, ऐसे आती गई, आती गई, आती गई। जब दर्पण से टकराई ना, जब दर्पण से टकराई, यहाँ पर मतलब कलई किए गए दर्पण से, जैसे ही प्रकाश में टकराई, टकराने के पश्चात क्या हो जाती है? अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तित होकर उसी मार्ग पर वापस लौट आई। जिस माध्यम से गई थी उसी माध्यम में प्रकाश किरण क्या हो गई? वापस आ गई। ऐसे ऐसे गई, लेकिन जैसे ही टकराई, टकराने के बाद प्रवर्तित होती है, प्रवर्तित होकर किरण कहाँ गई? वापस। यही घटना प्रकाश के उत्क्रमणिता का सिद्धांत कहलाती है। यानी जाने तो गई, लेकिन नीचे किसी दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से कलई किए गए दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम पर क्या हो गई? वापस लौट आई। इस घटना को प्रकाश का क्या कहा जाता है? उत्क्रमणिता का सिद्धांत। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश के उत्क्रमणिता का सिद्धांत कहा जाता है। इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश के उत्क्रमणिता का सिद्धांत। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश के उत्क्रमणिता का सिद्धांत कहा जाता है। कंप्लीट कर दो। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश के उत्क्रमणिता का सिद्धांत कहा जाता है। इसी घटना को प्रकाश के उत्क्रमणिता का सिद्धांत कहा जाता है। देखिए भैया, कंप्लीट। इसी घटना को प्रकाश के उत्क्रमणिता का क्या कहा जाता है? सिद्धांत कहा जाता है। चलो मिटा देते हैं, आगे की ओर देखते हैं। अब यहीं पर आप आगे लिख सकते हो, हेडिंग बना सकते हो, प्रकाश उत्क्रमणिता में कुछ नोट वगैरह है। उत्क्रमणिता के कुछ नोट वगैरह लिख लो। नोट नंबर 1 इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। बाकी आप समझदार बच्चे हो। नोट नंबर 1 में लिख लीजिए, नोट नंबर 1 में लिखिए, उत्क्रमणिता के सिद्धांत का नोट नंबर 1 लिख लीजिए। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ये भी कह दिया जाए कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करो। कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक देख लीजिए ध्यान से। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कहा जाए। कांच के सापेक्ष, जिसके साथ कांच को हम ग्लास कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्लास। और वायु को एयर, वायु को क्या कहते हैं? एयर। तो कांच के सापेक्ष यदि वायु का अपवर्तनांक, जिसके साथ अपवर्तनांक जुड़ा रहता है उसको हम अपवर्तनांक के बाद रखते हैं। क्या समझना? जिसके साथ अपवर्तनांक सेट रहता है उसको हम अपवर्तनांक के बाद रखते हैं। मतलब कांच के साथ सापेक्ष जुड़ा रहता है तो इसको हम पहले रखते हैं। तो जैसे जी फॉर कांच, यन आपका अपवर्तनांक को रिप्रेजेंट करता है। यन किसको रिप्रेजेंट करता है? अपवर्तनांक को। इसके साथ जो जुड़ा है उसको हम इसके बाद लिख देंगे इंग्लिश में। हिंदी में पहले, अंग्रेजी में बाद में। इतना ध्यान रहेगा, आपको हमेशा टॉपिक याद रहेगा। इतना याद रखना, जब न्यूमेरिकल सेट करोगे तो वहां आप जीएनए, एनडी, जीएनडी ऐसे कुछ लिखते हो। जब ऐसा लिखते हो तो उसमें फंस जाते हो कि कौन पहले रहेगा कौन बाद में। इतना सेट करना माइंड में। हिंदी में अपवर्तनांक के जो पहले रहेगा, अंग्रेजी में वही अपवर्तनांक कहाँ जाएगा? बाद में। तो हम आगे वाला तो लिख दिए जी, अब ए इसके पहले है, इसको इसके बाद लिख देंगे जी एन ए। क्या लिख देंगे? जी एन ए। जी एन ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? वही स्नेल, साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर। क्या रहेगा? साइन आई अपान साइन आर। तो इस प्रकार से आप हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर। जस्ट मिनट, ऐसे रख दीजिए। इससे पहले एक टॉपिक और था, पहले मतलब इससे पहले था, तो यहाँ कांच के स्थान पर पहले वायु बना दो। थोड़ा सा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पहले निकालना। वो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालोगे तो आपका वायु मतलब ए एन जी। टॉपिक वही रहेगा। अपवर्तनांक के पहले कौन है? कांच। तो कांच को कहाँ रखेंगे? अपवर्तनांक के बाद। कहाँ? अंग्रेजी में एन के बाद जी रखा गया, और उसके बाद वायु पहले है, वायु को पहले। ए एन जी बराबर आपका था साइन आई अपान साइन। क्या था? साइन आई अपान साइन। क्या था? साइन आई अपान साइन का। इसको आप समीकरण 1 बना के छोड़ दो, पुनः लिख दो। इसको समीकरण 1 बना के छोड़ दो, पुनः लिख दो। जब पुनः लिखोगे तो आप कर दीजिए कांच के सापेक्ष वायु, कांच के सापेक्ष
वायु का अपूर्णांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे GNA। जब GNA लिखेंगे तो ये भी पलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। साइन आई साइन आर अपान क्या हो जाएगा, साइन आई। साइन आर अपान क्या हो जाएगा, साइन आई। इसको बना देंगे समीकरण 2, लिख देंगे समीकरण 1/2 से। समीकरण 1/2 से क्या लिख देंगे, समीकरण 1/2 से। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ANG और GNA, ANG और GNA आपका यही टॉपिक है। ANG आपको हो जाएगा ANG ANG क्रॉस GNA बराबर, इन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। साइन आई अपान आर से साइन आई अपान आर कट जाएगा, बचेगा कितना, ए। क्या बच जाएगा, ए। इसमें अगर हम पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा ANG बराबर आपका 1/GNA। यही प्रकाश की उत्क्रमणिता का है सिद्धांत। यही प्रकाश की क्या उत्क्रमणिता, मतलब देखो ए से प्रकाश जी में गया, ध्यान समझना, ए से प्रकाश कहाँ जा रहा है, जी में। वायु से प्रकाश कांच में गया, जैसे ही आगे की ओर गया, कांच से लौट के फिर से कहाँ गया, वायु में। कांच से लौट कर कहाँ गया, वायु में। जिस माध्यम से गया था उसी माध्यम में क्या हुआ, लौट आया। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का उत्क्रमणिता का सिद्धांत। समझ में आ गया, इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश के उत्क्रमणिता का सिद्धांत। हम बाई परिभाषा आपको बताए, फिर चित्र से बताए, पुनः निगमन से आपको बता दिए। इसी को कहा जाता है प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, कि जब प्रकाश एक जिस माध्यम से जाता है उसी माध्यम में लौट आता है। देख लीजिए, प्रकाश ए से गया था और ए में ही क्या हुआ, लौट आया। प्रकाश ए से ही गया था और ए में ही क्या हुआ, लौट आया। प्रकाश ए से ही गया था और ए में ही क्या हुआ, लौट आया। देख लीजिए, तो वायु का अपूर्णांक सबसे कम और हीरे का अपूर्णांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। वायु का अपूर्णांक कम और हीरे का अपूर्णांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। बाकी आप समझदार हो, नोट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। यही है प्रकाश के उत्क्रमणिता सिद्धांत का निगमन। प्रकाश के उत्क्रमणिता के सिद्धांत का क्या है, निगमन है। प्रकाश के उत्क्रमणिता के सिद्धांत का क्या है, निगमन है। प्रकाश के उत्क्रमणिता के सिद्धांत का क्या है, निगमन है। क्या टॉपिक, प्रकाश के उत्क्रमणिता सिद्धांत का क्या है, निगमन है। कंप्लीट। इसके बाद अगला क्लास देखते हैं अपूर्णांक का प्रकाश की चाल से संबंध। चलो रीडिंग बनाइए इसे। अपूर्णांक का प्रकाश की चाल से संबंध, अपूर्णांक की प्रकाश की चाल से संबंध मिटा देते हैं। अपूर्णांक की प्रकाश के चाल से क्या हो जाएगा, संबंध वगैरह बन जाएगा। हेडिंग बना लो, अपूर्णांक की लिखे हुई है। अपूर्णांक का प्रकाश की चाल, अपूर्णांक का प्रकाश की चाल से संबंध, अपूर्णांक का प्रकाश की चाल से संबंध, प्रकाश की चाल से संबंध। ये टॉपिक उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक, इसीलिए एक में ही करवा देने हैं, बस 5 मिनट लगेगा। अपूर्णांक का प्रकाश की चाल से संबंध, टॉपिक का नाम क्या है, अपूर्णांक का प्रकाश की चाल से संबंध। इसमें क्या होता है कि माध्यम का अपूर्णांक n बराबर, सूत्र लिख लीजिए इसके, माध्यम का अपूर्णांक n बराबर, माध्यम का अपूर्णांक n बराबर आपका होता है C/V। n बराबर क्या होता है, C/V। प्रकाश की चाल और प्रकाश का वेग, प्रकाश की चाल और प्रकाश का वेग, हिंदी में कह देंगे प्रकाश की चाल बटे प्रकाश का वेग, प्रकाश की चाल बटे प्रकाश का वेग। प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा, प्रकाश का वेग। माध्यम का अपूर्णांक n बराबर C/V, यानी प्रकाश की चाल बटे प्रकाश का वेग। प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा, प्रकाश का वेग। इसके कुछ इसी से कुछ अलग अलग फार्मूले निकल के आएंगे। जैसे नंबर 1, ANG बराबर, ANG मतलब आप समझ गए होगे ना, ए आगे लिखा है मतलब हवा से कांच, तो ANG बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, यानी इसके लिए फार्मूला लिख देते C/VG मतलब समझ गए होगे आप, नंबर 1। नंबर 2 फार्मूला इसके कंप्लीट कर दो, ANW बराबर C/VW, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, VW हो जाएगा। इसको अगर हम समीकरण 1 बना लो, इसको हम समीकरण 2 बना दें, इसको हम समीकरण 1 बना दें और इसको हम समीकरण क्या बना दें, 2। ध्यान समझना, इसको हम समीकरण 1 बना दें, इसको समीकरण 2 बना दें। लिखिए समीकरण 1 और 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर
अगर हम समीकरण 1 और 2 को भाग दे देते हैं तो फाइनल रिजल्ट आपका जो प्राप्त होगा, प्राप्त हो जाएगा ए एन जी बराबर, क्या प्राप्त हो जाएगा, ए एन जी बराबर वीजी बटे वी डब्ल्यू, वीजी बटे क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू, बाकी सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बाकी चीजें आपस में निरस्त हो जाएंगी, बचेगा वीजी बटे वी डब्ल्यू, वीजी बटे क्या बच जाएगा, वी डब्ल्यू, जी एन डब्ल्यू बराबर, सॉरी यहाँ गलत हो गया, जी एन डब्ल्यू हो जाएगा, जी एन डब्ल्यू बराबर वीजी बटे वी डब्ल्यू हो जाएगा। इसका न्यूमेरिकल में यूज होगा और आंकिक प्रश्नों में इन सभी का यूज है। कहाँ पर यूज नहीं कर सकता, आंकिक प्रश्नों में सबका यूज है, वहां में इनको आसानी से यूज कर लिया जाएगा। इनके यूज कहाँ पर है, वहीं पर है। तो इसके बाद आप हेडिंग बनाओ प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। इसके बाद आप टॉपिक बना दो, हेडिंग बना दो प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। इतना कंप्लीट कर लिए हो, हेडिंग बना लो प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। क्या बना दो, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। बस सिर्फ और 5 मिनट क्लास ले लीजिए, उसके बाद इसको हम समाप्त कर देते हैं। प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश ज्यादा लंबी क्लास न बने ताकि प्रकाश के अपवर्तन की, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण जैसे जल में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। जैसे उदाहरण अपवर्तन का उदाहरण, किसका उदाहरण बच्चा, अपवर्तन के उदाहरण है, ध्यान समझ लीजिएगा, बहुविकल्प में बहुत पूछा जाता है। अपवर्तन का उदाहरण नंबर 1, जल में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा, जल में डूबी हुई पेंसिल का, जल में डूबी पेंसिल कलम कुछ भी आप डाल दीजिए पानी में, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बस, ट्रांसपेरेंट मतलब 5 बजे के पानी में डालोगे तो आप बाहर देखोगे तो आपको मुड़ा हुआ समझ में आएगा। जल में डूबी पेंसिल, जल में डूबी पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, नंबर 1। नंबर 2, रात्रि में तारों का टिमटिमाना, रात्रि में तारों का टिमटिमाना, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। नंबर 3, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। नंबर नेक्स्ट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कुछ समय पहले और बाद सूर्य का लाल दिखाई देना। आप जानते हो सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद, मतलब सूर्योदय होने से पहले और सूर्यास्त होने के बाद आप देखोगे कुछ समय तक मतलब लाल दिखाई देता है, उसका भी कारण यही है, सूर्योदय और सूर्यास्त वाला उदाहरण लिख देना। नंबर 4, अगला उदाहरण, पानी से भरा तालाब अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देता है। पानी से भरा तालाब, पानी से भरा तालाब जितना गहराई तक होता उतना गहराई समझ में नहीं आता, डॉक्टर बहुत नॉर्मल गहराई है। पानी से भरा तालाब अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देता है, अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देता है, तो अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देता है, अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देता है। तो मेरे सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद सूर्य का लाल दिखाई देना, तो पानी से भरा तालाब अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देना, जल में डूबी पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। सब किसके एग्जांपल्स हैं, अपवर्तन के से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, 2-4 आपकी जानकारी के लिए लिखवा दिया गया है। बाकी आप खुद ही परीक्षण के दौरान सीख जाओगे धीरे धीरे परिभाषा, डेफिनेशन, उसके साथ साथ इन सारी चीजों को खूब अच्छे से कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।